ये दोस्तों, जोई डिस्पेंजा जब 23 साल के थे तब वो एक कायरोप्रैक्टर बन चुके थे। प्लस वो अपनी हेल्थ पे और दूसरों की हेल्थ पे भी बहुत फोकस करते थे। इसीलिए जब पाम स्प्रिंग कैलिफोर्निया में एक ट्रायथलॉन होने वाला था तो उन्होंने उसके अंदर खुशी खुशी पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेशन का दिन बढ़िया सा था। तेज धूप निकली हुई थी, अच्छी हवाएं चल रही थी और उनका पूरा फोकस रेस को जीतने में था। साइकिलिंग में वो पूरे जोश से साइकिलिंग कर रहे थे। तभी अचानक एक 4x4 की ब्रोंको ट्रक गाड़ी होती है ना, उसने वो आई जिसे एक बूढ़ी औरत चला रही थी और उसने उनको ठोक दिया पीछे से। जैसे ही उन्होंने उसको ठोका, जोई डिस्पेंसा बोलते हैं कि सब कुछ स्लो मोशन में हो गया। वो साइकिल से उड़ते हुए सख्त डामर के रोड पे जाके गिर गए। वो जैसे ही वो गिरे उनको बहुत ज्यादा तेज दर्द हुआ, लेकिन दर्द से वो चिल्ला ही रहे थे। तभी उन्होंने नोटिस किया कि गाड़ी उनके ऊपर चढ़ रही है। उन्होंने अपने हाथ से गाड़ी को पकड़ लिया और 60 फीट तक वो घसटते हुए गए, जिसमें उनको बहुत ज्यादा चोट आ गई। चोट कितनी आई वो तो उनको हॉस्पिटल जाके मालूम पड़ा। जब एक्सरेज हुए, स्कैन हुआ तो मालूम पड़ा जो स्पाइनल कॉर्ड के पास वर्टिब्रेज होते हैं ना, उनमें से 6 वर्टिब्रेज पूरे तहस नहस चूर चूर हो गए, टूट गए हैं। उनका जो न्यूरल आर्क है, जो सर्कुलर रिंग होती है जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, वो भी आप बोल सकते हो बिस्किट की तरह, पाव की तरह चिपक गई है, खराब हो गई है। और उसके जो टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े, वो स्पाइनल कॉर्ड पे जाके चुभ सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए उधर के जो सबसे बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट थे, जो डॉक्टर्स थे ना, उन्होंने रिकमेंड करा कि यार आपको है ना सर्जरी करानी ही पड़ेगी, और अगर आप नहीं कराओगे तो आपको पैरालिसिस हो सकता है और आप जिंदगी भर कभी चल नहीं पाओगे। और कोई सेकंड ऑप्शन था ही नहीं। उसकी उनको सर्जरी करनी पड़ेगी और हैरिंगटन रॉड्स लगाने पड़ेंगे। मतलब उनके जो बैक पार्ट है वर्टिब्रे का, उसमें से 2-3 सेगमेंट ऊपर और नीचे से उसको काटा जाएगा। जहां पे भी फ्रैक्चर है उसके ऊपर नीचे स्क्रूइंग और क्लैंपिंग का यूज करके 12 इंच के 2 रॉड लगाए जाएंगे ताकि उसको सपोर्ट मिल सके। उनके हिप बोन से कुछ हड्डी काटी जाएगी और उसे भी लगाई जाएगी। और ये जितना भी पूरा प्रोसेस है ना, वो बहुत ज्यादा पेनफुल होगा। और बात यह है ना कि हाँ, इससे उनके चांसेस जो है, प्रोबेबिलिटी जो है चलने फिरने की, वो वापस से आ जाएगी। लेकिन जिंदगी भर उनको एक पेन रहेगा, एक दर्द होगा जिसके साथ उनको जीना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली ये ऑप्शन किसी भी इंसान के लिए अच्छा नहीं था। बट डॉक्टर्स, जो नंबर 1 डॉक्टर थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स थे, बड़े बड़े डॉक्टर्स जो वहां अमेरिका के उस टाइम के थे, सबने बोल दिया था कि सर्जरी करानी ही पड़ेगी और कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। बट स्टिल जो जोई डिस्पेंसर थे ना, उन्होंने बोला कि वो सर्जरी नहीं कराएंगे। जो वहां के नंबर 1 डॉक्टर थे, जो सर्जन थे, वो सुन के शॉक हो गए कि यार पिछले 27 साल से मैं काम कर रहा हूँ और किसी एक बंदे ने इतनी गंदी हालत में नहीं बोला कि वो सर्जरी नहीं कराएंगे। आप पहले इंसान बन गए हो। ये चीज बहुत ज्यादा शॉकिंग लगी उस डॉक्टर को भी। बट जोई डिस्पेंसर ने ठान लिया था कि नहीं, वो सर्जरी नहीं कराएंगे। वैसे तो वो यंग थे, थोड़े स्टूपिड थे बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर से आप बोल सकते हो एक इशारा आया उनको। उनके अंदर एक हमेशा से बिलीफ था यार, कोई तो सुपर पावर है, कुछ तो इंटेलिजेंस है, एक कॉन्शियसनेस है जो बहुत समझदार है, जिसने ही हम सबको बनाया है, जिसके सपोर्ट से ही हम जिंदा रह पाते हैं, जो सिर्फ 2 सेल्स से स्टार्ट करके 100 ट्रिलियन स्पेशलाइज्ड सेल्स बनाने की कैपेबिलिटी रखती है, जो हमारे हार्ट को बीट करता रहता है। कुछ तो इंटेलिजेंस है, कुछ तो पावर है, जो हमारी बॉडी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कर सकता है बस कुछ सेकंड्स में। और अगर वो इस इंटेलिजेंस से बात करेंगे, इस इंटेलिजेंस से अपना कनेक्शन बना लेंगे, तो कुछ तो जादुई चीज हो सकती है। कुछ तो हो सकता है जिससे वो वापस से सही हो जाए। ये उनका बिलीफ था। ऊपर से आप बोल सकते हो उनको एक हिंट आ गया था। तो इसीलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया और कहा कि मैं सर्जरी नहीं कराऊंगा और खुद से अपने आप को हील करूंगा। उनको पता था जो हमारा ह्यूमन माइंड है ना, वो बहुत पावरफुल है, और उसका यूज करके अगर वो माइंड बॉडी का कनेक्शन क्रिएट कर ले तो इस कनेक्शन से बहुत पावरफुल चीजें हो सकती है। और इसी स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ उन्होंने क्या किया, सारे डॉक्टर्स के अगेंस्ट जाके वो हॉस्पिटल से निकल गए और अपने 2 दोस्तों के घर पे जाके रहने लगे, जहां पे वो अगले 3 महीने तक रहे। और हर दिन फिर वो वहां जाके क्या करते थे, अपने आप को खुद से हील करने की कोशिश करते थे। वहां पे वो उस हायर पावर से अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश करते थे, मेडिटेशन का यूज करके। उन्होंने अपने दिमाग में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा, विजुअलाइज करना स्टार्ट करा कि जब वो ठीक हो जाएंगे तो वो कैसे कहां कहां घूमने जाएंगे, कैसे वो खुद से खड़े होके नहाने जाएंगे, कहीं पे घूमने जाएंगे तो वो क्या करेंगे। उस सारी चीजों को उन्होंने फील करना स्टार्ट किया, विजुअलाइज करना चालू किया, मेंटल इमेजेस बनाना स्टार्ट किया। बट हाँ, ये चीज स्टार्टिंग में जरा भी आसान नहीं थी। उनका दिमाग बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। उनका दिमाग बार बार उनको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता था कि यार ये सब चीजें नहीं हो सकती है, अब क्या होगा, अब जिंदगी में शायद वो चल नहीं पाएंगे। ऐसे नेगेटिव थॉट स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा है। बट फिर क्योंकि वो डेली प्रैक्टिस कर रहे थे, डेली माइंड बॉडी का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना रहे थे और वर्टिब्रे बाय वर्टिब्रे अपने आप को हील करने पे फोकस कर रहे थे, तो इससे स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम हुई, बट फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने माइंड पे कंट्रोल लाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे उनको अच्छा फील होना स्टार्ट हुआ, उनका पेन कम होने लग गया और फिर उसके बाद कुछ जादू होना स्टार्ट हुआ। 6 हफ्ते बाद जब वो डेली प्रैक्टिस कर रहे थे, माइंड बॉडी कनेक्शन बना रहे थे, तो 6 हफ्ते बाद उनका जो पेन था वो काफी ज्यादा कम हो गया और उनकी बॉडी ने रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। 9 हफ्ते के अंदर ही जोई डिस्पेंजा वापस से चलना फिरना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर जोई डिस्पेंजा ने 10 हफ्ते में फिर पेशेंट्स देखना भी स्टार्ट कर दिया, मतलब दूसरों की भी मदद करना स्टार्ट कर दी। और 12 हफ्ते में
वो फिर जिम जाना भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया, वेट लिफ्टिंग करना तक स्टार्ट कर दिया। जहां पे डॉक्टर्स उन्हें बोल रहे थे कि तुम्हारे वर्टिब्रेस इतने टूट गए कि अगर तुम खड़े भी होंगे तो इंस्टेंट पैरालिसिस हो सकता है, सब कुछ खराब हो सकता है। वहीं पर एक्सीडेंट के 12 हफ्ते बाद जोई डिस्पेंजा ने अपने आप को हील कर लिया। तो ये स्टोरी दिखाती है कि माइंड बॉडी का कनेक्शन कितना पावरफुल होता है और आपका जो बिलीव है वो कितना पावरफुल होता है। और ये बातें मैं आपको इस अमेजिंग बुक से बता रहा हूँ जो जोई डिस्पेंजा ने ही लिखी है। अब देखो, इतनी अमेजिंग अनबिलीवेबल चीज जब जोई डिस्पेंजा के साथ हुई ना, तो वो अपनी रेगुलर लाइफ में वापस जा नहीं पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि यार, जिस तरीके से मैंने अपने आप को हायर इंटेलिजेंस का, हायर कॉन्शियसनेस, या जिसे क्रिएटर बोलते हैं, जिसे भगवान बोलते हैं, जिसे अल्लाह बोलते हैं, उसके साथ जब मैंने कनेक्शन क्रिएट करके इतनी अमेजिंग चीज हासिल कर ली है, तो ऐसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने शायद बिलीफ का यूज करके, माइंड पावर का यूज करके अपनी लाइफ को चेंज करा होगा। तो उनका क्यूरियोसिटी उसके अंदर ज्यादा होने लग गई, इसलिए फिर उसके ऊपर रिसर्च करने लगे। और जब उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया तो उनको कई सारी अनबिलीवेबल स्टोरीज पता चलना चालू हुई। इनफैक्ट सिर्फ ये कहानियां ही नहीं थी, ही वॉज अ मैन ऑफ साइंस, एक कायरोप्रैक्टर थे, वो साइंस का यूज ही करते थे। इसलिए उन्होंने फिर साइंटिफिक एंगल से भी इन सारी चीजों के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करी। और बार बार उनको कहानियों में एक कॉन्सेप्ट दिखने लग गया जिसे बोलते हैं प्लेसिबो, द प्लेसिबो इफेक्ट। आपने सुना भी होगा। और इसी पैटर्न्स को नोटिस कर करके उन्होंने ये बुक लिखी, यू आर द प्लेसिबो, जिसके अंदर ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है जो जोई डिस्पेंजा की तरह ही, जिसके अंदर लोगों के बिलीफ की वजह से बहुत अमेजिंग चीजें हो सकी है। मैं इस वीडियो में अभी आपको प्लेसिबो इफेक्ट कितना पावरफुल होता है, आपका बिलीव, आपका माइंड कितना पावरफुल है, एक्चुअल में कितना पावर रखता है, वो मैं आपको और स्टोरीज के थ्रू बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक मेडिटेशन भी करवाऊंगा जिससे आप अपने ब्रेन पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और कहीं ना कहीं प्लेसिबो इफेक्ट का यूज कर सकते हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और एंड में मैं आपको एक 21 डेज का चैलेंज भी दूंगा। अगर आप मेरे साथ 21 डेज का चैलेंज करना चाहते हो, इस बुक की बातों से सीखने के बाद, इस बुक की बातों को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हो, पावर ऑफ बिलीफ को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हो, तो वीडियो को एंड में जरूर देखना। आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा ऑफर है मेरी तरफ से, वो वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट अमेजिंग स्टोरी। ये स्टोरी जब मैंने पहली बार इस बुक में पढ़ी तो मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। स्टोरी ऐसी है कि 1970s में सैम लॉन्डे नाम के ना एक शूज के सेल्स पर्सन थे जो सेंट लुइस नाम की जगह पे रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि नॉर्मली खाना खाते खाते ना उनको खाना निगलने में प्रॉब्लम होने लग गई, गला उनका दुखने लग गया। उनको लगा कि नॉर्मल सा कुछ सर्दी बुखार हुआ होगा, गले में टॉन्सिल का कुछ इशू हुआ होगा, इसीलिए वो डॉक्टर के पास गए। बट डॉक्टर के पास जब गए तो उनको एक शॉकिंग ट्रुथ सुनने मिला, ऐसा ट्रुथ जिसकी वजह से पैरों तले उनकी जमीन, आप बोल सकते हो, खिसक गई। उस डॉक्टर ने टेस्ट करके, डायग्नोस करके बताया कि उनको मेटास्टैटिक इसोफेगल कैंसर हो चुका है। और ये जो कैंसर है वो उस टाइम पे लाइलाज था, मतलब उसका कोई इलाज नहीं था। अगर किसी भी इंसान को ये कैंसर हो जाता तो उसका मरना 100% श्योर था। इस बीमारी से बच पाना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल था। इसलिए डॉक्टर्स ने ये सैड न्यूज उनको बता दी। ये सुनने के बाद उनके पूरे होश उड़ चुके थे। बट फिर जैसे जैसे डॉक्टर बोलते जा रहे थे वैसा वैसा ट्रीटमेंट उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया। बट ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उनकी तबीयत और खराब होने ही लग गई थी। उनके ऊपर सर्जरीज हुई, कई सारे टेस्ट करे गए और हर चीज के बाद खबर और बुरी होती जा रही थी उनके लिए। सैम को बता दिया गया था कि उनके पास अब बहुत ज्यादा लिमिटेड टाइम बचा हुआ है और वो ज्यादा टाइम अब जी नहीं पाएंगे। इसलिए फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, जो आखिरी के कुछ पल बचे हुए हैं वो मैं अपनी वाइफ के साथ नेशविल में बिताऊंगा। तो वो अपनी वाइफ के साथ 300 मील दूर नेशविल चले गए, टेनेसी नाम की जगह पे, जो उनकी वाइफ की फैमिली से नजदीक भी था। वहां पे रिलोकेट करने के बाद भी सैम की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। इसलिए फिर उनको वहां के लोकल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के पास लेके जाया गया जिनका नाम था डॉक्टर क्लिफ्टन मीडोर। जब डॉक्टर क्लिफ्टन सैम से पहली बार मिले तो सैम की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो एकदम पतले से हो चुके थे, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां निकली हुई थी, फेस से वो एकदम ज्यादा बीमार लग रहे थे और हालत उनकी बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। अब जब डॉक्टर ने उसका टेस्ट किया ना, तो टेस्ट में इतना कुछ खास दिखा रहा नहीं था। हाँ, थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर ज्यादा था, थोड़े लिवर के एंजाइम्स जो थे वो एलिवेटेड दिख रहे थे, ग्लूकोज लेवल उनका थोड़ा ज्यादा था बिकॉज डायबिटीज थी। बट इतना कोई सिग्निफिकेंट एब्डोमिनिटीज उनके टेस्ट में नहीं दिख रहे थे। इसीलिए पॉजिटिविटी के साथ जब डॉक्टर ने उनके ऊपर काम किया, उनकी अच्छे से नर्सिंग केयर करी, उनको अच्छे डाइट दिए गए, फिजिकल थेरेपी कराई गई, तो सैम की कंडीशन धीरे धीरे फिर बेटर होने लग गई। और जब थोड़ी बेटर उनको तबीयत उनकी लगने लगी तो सैम ने डॉक्टर से एक दिन अपने दिल की बातें बोलना स्टार्ट करी। उन्होंने बताया कि कैसे ये जो सैम की जो वाइफ है ना, वो पहली वाइफ नहीं है, दूसरी वाइफ है। बात ये थी कि जो उनकी पहली वाइफ थी वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, दोनों को ही बोटिंग का बहुत ज्यादा शौक था। इसीलिए वो लोग एक लेक के पास उन्होंने एक घर खरीद लिया था और वहां पे वो रहते थे। बट फिर एक दिन क्या हुआ, डैम टूट गया, जिस वजह से क्या हुआ, बाढ़ आ गई और उनकी जो बीवी थी वो उस बाढ़ में बह गई। वो तो जैसे तैसे वहां पे बच गए, बट उनकी बीवी की लाश कभी नहीं मिली, जिसके फिर 6 महीने बाद ही उनको कैंसर हो गया।
उनका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं था, इसीलिए फिर उन्होंने सेकंड शादी कर ली। उस औरत को उन्होंने बता के किया, मेरे को कैंसर है और आपको मेरा ख्याल रखना पड़ेगा, ये बोल के उन्होंने उस औरत के साथ शादी कर ली। और वो औरत अच्छी थी, वो औरत मान भी गई कि ठीक है मैं करती हूँ, और उन्होंने बहुत ज्यादा उनका ख्याल रखना स्टार्ट किया। अब सैम जानते थे ना कि यार ये दूसरी वाइफ भी जो थी उनकी थी ना, वो भी दिल से बहुत अच्छी थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी, इसलिए वो चाहते थे कि यार वैसे तो मैं कुछ महीनों के अंदर ही मर जाऊंगा, बट अगर आप मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दो, मुझ पर फोकस करो और मुझे थोड़ा सा अच्छे से ट्रीटमेंट दो, ताकि मैं एटलीस्ट क्रिसमस तक जिंदा रह सकूं। वो चाहते थे कि आखिरी क्रिसमस वो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छे से बिता सके, बस उनको वहां तक जीना था, वो उनकी आप बोल सकते हो आखिरी ख्वाहिश थी। इसीलिए फिर डॉक्टर्स ने भी काफी मेहनत करी, नर्सेज ने मेहनत करी, और उनके खुद के विल पावर ने भी उनको मेहनत करा, जिसकी वजह से उनके रिजल्ट्स अच्छे होने लग गए, उनकी हेल्थ भी बेटर होने लग गई, धीरे धीरे वो अच्छा फील करने लग गए, उनके टेस्ट रिपोर्ट भी अच्छे आ रहे थे। और ऐसे ही फिर क्रिसमस आई। क्रिसमस उन्होंने खुशी से अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स के साथ, अपनी सेकंड वाइफ के साथ सेलिब्रेट किया। बट फिर क्रिसमस के एक हफ्ते बाद ही, न्यू ईयर के टाइम पे ही अगेन उनकी तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब होना स्टार्ट हो गई। इतनी खराब हो गई कि फिर 24 घंटे के अंदर ही वो नहीं बचे और उनकी डेथ हो गई। अब ये स्टोरी इंटरेस्टिंग यहाँ से और हो जाती है, बिकॉज जब उनकी ऑटोप्सी हुई, पोस्टमार्टम हुआ, तो क्या पता चलता है? पता ये चला ना कि उनकी बॉडी में कैंसर के सेल इतने ज्यादा थे ही नहीं। थोड़े बहुत कैंसरस सेल तो हर इंसान की बॉडी में होते हैं, बट इनके अंदर कैंसरस सेल इतने थे ही नहीं कि उनकी जान चली जाए। बेसिकली ये कंक्लूजन आया कि उनका जो डायग्नोसिस था ना, जो पहले कैंसर वाला हुआ था, वो शायद गलत था। उनको कैंसर था ही नहीं, और ये सिर्फ उनका एक बिलीफ बन गया था कि उनको कैंसर है, जिस वजह से उनकी हेल्थ खराब हो रही थी और वो एक दिन मर गए। जब मैंने सुना तो मुझे बहुत ज्यादा शॉकिंग लगी कि यार कैसे अगर आप एक नेगेटिव बिलीफ बना लो तो ये कितना ज्यादा आपको हार्म कर सकती है। और इसे ही नोसिबो भी बोलते हैं। एक तरफ होता है एक प्लेसिबो होता है। प्लेसिबो का अगर लैटिन मतलब देखोगे तो आई विल प्लीज आता है इसका मतलब, वही नोसिबो उसका उल्टा होता है। नोसिबो का मतलब क्या होता है? आई विल हार्म। जब आप नोसिबो इफेक्ट होता है तो कोई चीज आपको हार्म करने लग जाती है, कई बार वो होती नहीं है फिर भी। जैसे प्लेसिबो में कई बार दवाइयां, शुगर पिल्स काम करने लग जाती है, वैसे नोसिबो में भी कई बार कुछ चीजें होती नहीं है, बट वो हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने उसके ऊपर बिलीव कर लिया, आपका यकीन आ गया। इसके ऊपर एक और केस स्टडी आपको बताता हूँ जो पॉइजन आइवी लीव्स से रिलेटेड थी। वैसे तो ये सारी जो स्टडीज होती है यूजुअली बहुत अनएथिकल माना जाता है, इसलिए ये सब स्टडीज अभी ज्यादा कराई भी नहीं जाती है। लेकिन 1962 में जापान में ऐसी एक स्टडी करी गई शो के ऊपर जो पॉइजन आइवी लीफ से रिलेटेड थी। दरअसल उस स्टडी में क्या किया गया कि कुछ बच्चों को लिया गया जो पॉइजन आइवी लीफ होती है, पत्ते होते हैं, जिससे ना उन बच्चों को एलर्जी थी, और बहुत भयंकर वाली एलर्जी थी। मतलब पत्ता लगते ही उनको रैशेस आ जाना, लाल हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, ये सारी चीजें प्रॉब्लम उसके अंदर होती थी। 13 बच्चों को लिया गया जिनको पॉइजन आइवी के पत्तों से एलर्जी थी, हाई एलर्जी। उनको लाइन से खड़ा किया गया और 2 हाथ पे उनके पत्ते रगड़े गए। एक हाथ पे पत्ता लगाया गया पॉइजन आइवी वाला, जिससे लोगों उनको एलर्जी थी, और उनको बोला गया आप फिक्र मत करना, रैशेस होंगे, प्रॉब्लम होंगे, बट हम डॉक्टर्स भी हैं, हम रिसर्चर्स भी हैं, हम संभाल लेंगे, टेंशन मत लेना। बट एक हाथ पे उनको बोला गया कि आपको एक नॉर्मल पत्ता लगाया जाएगा, उसका भी रिएक्शन देखने के लिए, उससे कुछ होता है कि नहीं नॉर्मल पत्तों से। अब गेस व्हाट, जब उन्होंने पॉइजन आइवी वाला पत्ता 13 के 13 बच्चों को लगाया तो जैसा उम्मीद थी वही हुआ। 13 के 13 बच्चों को रैशेस होना स्टार्ट हो गए, स्वेलिंग होना स्टार्ट हो गई, और बुरा एलर्जी का रिएक्शन देखने मिला एक हाथ पे। जबकि दूसरे हाथ पे कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। दूसरे हाथ जिसपे नॉर्मल पत्ता लगाया गया था, उसमें 13 में से 11 बच्चों को नॉर्मल पत्तों के जैसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2 बच्चों को रैशेस आ गए। अब ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ बिकॉज यहाँ पे ना रिसर्चर्स ने एक गेम खेला, एक इंटरेस्टिंग सी चीज करी। उन्होंने पत्ते बदल दिए थे। बेसिकली जो हाथ पे उन्होंने बोला था कि पॉइजन आइवी लगा रहा है, वो पॉइजन आइवी का पत्ता नहीं था, वो नॉर्मल पत्ता था जिससे बच्चों को एलर्जी नहीं थी। जबकि दूसरी तरफ जो उनको बोला गया था कि नॉर्मल पत्ता है, वो एक्चुअल में पॉइजन आइवी था। लेकिन हुआ क्या? नोसिबो इफेक्ट की वजह से आप बोल सकते हो, नॉर्मल पत्ते की वजह से भी लोगों को एलर्जी, बच्चों को एक हाथ पे एलर्जी का रिएक्शन हुआ, जबकि दूसरे हाथ पे 13 में से 11 बच्चों को प्लेसिबो हो गया। मतलब प्रॉब्लम होने के बाद भी उनको वो चीज ने हार्म नहीं करी, और सिर्फ 2 बच्चों को रिएक्शन हुआ। अगेन ये रिसर्च, ये बाकायदा डॉक्यूमेंटेड रिसर्च करी हुई स्टडी बताती है कैसे प्लेसिबो और नोसिबो आपकी लाइफ में कितना ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। और ये तो कुछ नहीं है, इससे भी खतरनाक आपको स्टडी बताता हूँ जो सुन के आपको बहुत अमेजिंग लगेगा। ये स्टोरी है विक्ट्री ओवर वुडू के ऊपर। 1938 की बात है। एक 60 साल का आदमी था, वेंस वेंडर नाम का, जो टेनेसी नाम की जगह पर रहता था। अब अचानक से ना इस आदमी की तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गई। इतनी ज्यादा तबीयत खराब होना चालू हो गई कि उसका वेट बहुत ज्यादा जल्दी गिरने लग गया। अब पति की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, तो पत्नी ने क्या किया कि उनको दूर एक हॉस्पिटल था, वहां उनको लेके चले गए। और वहां पे जब डॉक्टर ने उनका डायग्नोसिस किया तो उन्होंने बोला कि यार 2 चीजें हो सकती है, या तो इनको टीबी हो रहा है, या तो उनका कैंसर हो गया है, जिस वजह से उनका वेट इतना ज्यादा ड्रास्टिकली गिर रहा है, तबीयत खराब हो रही है। फिर इसी के ऊपर उन्होंने ट्रीटमेंट करना भी स्टार्ट कर दिया। उन्होंने दवाइयां दी, अलग अलग ट्रीटमेंट्स करे, बट फिर भी कोई असर नहीं हो रहा था। मतलब उनकी हालत और खराबी होते जा रही थी। इतनी खराब हो चुकी थी कि अब उस आदमी ने भी मान लिया था कि वो नहीं बचेगा, इसलिए फिर उन्होंने दूसरों से बात करना भी बंद कर दी थी। अब वाइफ तो वाइफ, वो बेचारी परेशान हो रही थी, इसलिए उन्होंने
वो वाइफ डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर को उन्होंने कहा कि मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। डॉक्टर ने बोला क्या हुआ बताइए। वाइफ ने बताया कि आप प्लीज किसी को बताना बट एक्चुअल में मेरे पति को कोई बीमारी नहीं हुई है, उनके ऊपर वुडू करा गया है। वुडू वहां की भाषा में मतलब काला जादू, ब्लैक मैजिक करा गया है और ब्लैक मैजिक की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है। दरअसल बात ये थी ना, टेनेसी के पास जहाँ पे वो लोग रहते थे ना, वहां पे वुडू जादू, काला जादू बहुत ज्यादा आम था। एक बार क्या हो गया कि ये जो आदमी था ना, उसकी एक वुडू प्रीस्ट के साथ झगड़ा हो गया, बहुत तू मैं हो गई। जिसके बाद क्या हुआ, ये जो वुडू प्रीस्ट था, जो जादूगर था, उसने क्या किया कि धोखे से इस आदमी को सेमेट्री मतलब कब्रिस्तान बुला लिया रात में, और रात में ना उसके ऊपर एक पानी उसके ऊपर छिड़क दिया, उसके मुंह पे डाल दिया। छिड़कने के बाद उसने बोल दिया कि अब तुम नहीं बचोगे, अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है, मैंने तुम्हारे पर काला जादू कर दिया है। और बस उस रात के बाद से ही इस आदमी की तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गई थी और यही रीजन था जिसके वजह से अब उनको आराम नहीं हो रहा है। तो ये सारी स्टोरी सुनने के बाद डॉक्टर का दिमाग चल गया। अब डॉक्टर को समझ में आ गया कि पूरी कहानी क्या थी, इसीलिए फिर उन्होंने एक बहुत ज्यादा अनऑर्थोडॉक्स तरीका निकाला, सोल्यूशन निकाला इस प्रॉब्लम से लड़ने का। नेक्स्ट डे डॉक्टर ने पूरी फैमिली को बुलाया अपने पास और बोलना चालू किया वेंडर्स को कि मुझे आपकी बीमारी का तोड़ मिल गया, मुझे मालूम पड़ गया कि किस आदमी ने आपके ऊपर जादू किया है और कल रात में उस आदमी से मिलने गया था। हमने उनको मिलके डराया, धमकाया, मारा और उसे पता लगा कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या जादू आपके ऊपर किया है। पहले तो वो नहीं बता रहा था जादूगर, बट हमने जब धमकाया, डराया उसको, तो फिर उसने बता दिया। एक्चुअली उसने जो पानी आपके मुंह पे फेंका था ना, उसके अंदर छिपकली के अंडे थे। अब कई सारे अंडे तो वैसे ही खराब हो गए, लेकिन एक अंडा आपके पेट के अंदर चला गया और उसके अंदर से छिपकली निकल गई, और उसके अंदर जो छिपकली थी वो अब आपके पेट में पल रही है। और वो छिपकली आपके जो भी आप खा रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो जो भी चीजें खा रहे हो वो छिपकली के पेट में जा रही है। इनफैक्ट अब छिपकली ने आपको अंदर से खाना स्टार्ट कर दिया है और इस वजह से ही आपकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो रही है और दवाई काम नहीं कर रही है। बट फिक्र मत करो, इस जादू का तोड़ भी मैंने एक दूसरे जादूगर से ले लिया है। मैंने उसके साथ मिलकर एक दवाई क्रिएट करी है, वो दवाई आपको लगेगी। हम आपके अंदर से वो छिपकली को निकाल देंगे, एक बार वो छिपकली निकल गई फिर आपकी तबीयत सही हो जाएगी। ऐसा बोल के वो वहां से चले गए। अब उसके साथ जो नर्स थी उन्होंने एक बड़ा सा इंजेक्शन निकाला और उस पेशेंट को लगा दिया। अभी जो इंजेक्शन था उनको बताया गया कि ये कोई जादुई दवा काइंड ऑफ चीज है, बट एक्चुअल में वो जो इंजेक्शन था वो सिर्फ वॉमिटिंग इंड्यूस करने वाली इंजेक्शन थी। अब जैसे ही वो इंजेक्शन लगा उसके बाद इस आदमी ने भर भर के उल्टियां करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि इंजेक्शन ही लगी थी उल्टियां करने की। और जैसे ही उसका बहुत सारी उसने उल्टियां करी, एकदम हालत खराब हो गई थी, कुछ आखिरी की कुछ उल्टियां ही चल रही थी। तभी वो डॉक्टर वापिस से उनके पास आया और इस बार जब वो आया तो उसने अपने हाथ में एक छिपकली छुपा के लेके आया था। तो जब इस बार उस पेशेंट ने उल्टी करी तो चुपके से उसने उल्टी के अंदर उस छिपकली को गिरा दिया, और गिराने के बाद एकदम बेस्ट ऑस्कर नॉमिनेटिंग एक्टिंग करते हुए उसने चिल्लाया, ये देखो देखो देखो, निकल गया निकल गया निकल गया, तुम्हारे अंदर जो छिपकली थी जो तुम्हें मार रही थी निकल गई, सब कुछ बढ़िया हो गया। और ऐसा बस बोलना ही था। जिसके बाद ये जो आदमी था जो उल्टी कर रहा था वो बेहोश हो गया। अब बेहोश होने के बाद 12 घंटे तक वो सोता रहा। 12 घंटे बाद जब वो उठा तो उसने इतना खाना खाया कि लोग डर गए कि यार ये खा के ही मर जाएगा, इतना उसका पेट निकल गया था। बट फॉर्चुनेटली अब ये खाना जो था वो उल्टी से या कैसे भी नहीं निकला, वो खाना हजम हो गया और 2 हफ्ते के अंदर ये जो बंदा था वो सही हो गया। उसका वेट वापस से नॉर्मल हो गया और वो हेल्दी लाइफ जीना उसने स्टार्ट कर दिया। ये स्टोरी भी दिखाती है कैसे एक वर्ड, एक लाइन, एक जादुई स्पेल अगर किसी के ऊपर डाल दिया जाए और वो स्पेल इंसान मान ले तो वो चीज उसकी जान ले भी सकती है, वो जो उस विच ने जादूगर ने किया। वहीं दूसरी तरफ ये विच डॉक्टर था, ये भी जादूगर डॉक्टर ही था जिसने अनऑर्थोडॉक्स तरीके से जादू किया, अपनी बातों से, अपनी एक्टिंग से क्या किया कि उसने उस आदमी की जान बचा ली। और ये सिर्फ इस डॉक्टर की कहानी है, ऐसी आपको एक और डॉक्टर की कहानी बताता हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। हेनरी बीचर नाम के एक अमेरिकन सर्जन थे जिन्होंने हार्वर्ड से पढ़ाई करी थी और फिर वो वर्ल्ड वॉर 2 में सर्विस दे रहे थे ना। वर्ल्ड वॉर का टाइम था, आपको पता ही है, हमेशा दवाइयां वहां पे शॉर्ट सप्लाईज में होती थी, स्पेशली मॉर्फिन जो कि पेन किलर मेडिसिन होती है, उसकी अगेन शॉर्ट सप्लाई चल रही थी, मॉर्फिन बची ही नहीं थी। लेकिन तभी वहां पे एक सोल्जर आ गया जो बहुत ही ज्यादा हेविली इंजर्ड था। अब इस आदमी का डॉक्टर को ऑपरेशन करना था, लेकिन मॉर्फिन जो पेन किलर होता है वो उनके पास था नहीं। तो डॉक्टर एकदम टेंशन में आ गया कि यार करे क्या, बिकॉज अगर बिना पेन किलर दिए, बिना एनेस्थीसिया के अगर इनका ऑपरेशन करा जाएगा, जो दोनों चीज उनके पास है नहीं, तो क्या होगा, सोल्जर को एक फेटल कार्डियोवैस्कुलर शॉक लग सकता है जिसकी वजह से वो मर सकता है। और अपने पास तो मॉर्फिन है नहीं देने के लिए, तो अब करे क्या। डॉक्टर सोच ही रहे थे, तभी वहां पे एक सीनियर नर्स थी, उसने क्या किया कि झूठ मूठ का उसने एक इंजेक्शन निकाली, ऐसा एक्ट करते हुए कि ये मॉर्फिन की इंजेक्शन है, और उसने उस सोल्जर को लगा दिया। जैसे ही वो फेक इंजेक्शन जो सलाइन से भरा हुआ था, जो डिस्टिल्ड वाटर से भरा हुआ था, वो जब उसने सोल्जर को लगाया तो सोल्जर जो पहले एकदम दर्द में कर्रा रहा था, चीख रहा था दर्द के मारे, वो फौरन शांत हो गया, बिकॉज उसको लगा कि यार मुझे मॉर्फिन का इंजेक्शन लग चुका है। और ये देख के डॉक्टर भी शॉक हो गया।
लेकिन शॉक होने के बावजूद उसने क्या किया कि यार फटाफट चलो, ये बंदा शांत हो गया, इसका ऑपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। इसी कंडीशन पे फिर डॉक्टर ने उसको काटा, जोड़ा, सिलाई की, हर एक चीज जो ऑपरेशन में होती है वो उसने उसी कंडीशन में किया। एंड गेस व्हाट, सोल्जर को दर्द महसूस नहीं हुआ। वो बंदे का पूरा ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया और बिना मॉर्फिन के हो गया। अब ये चीज डॉक्टर को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी उनको, लेकिन समझ में आ गया कि यार यहाँ पे प्लेसिबो काम कर रहा है, मतलब जो चीज है नहीं वो भी काम कर रही है। जस्ट बिकॉज वो सोल्जर ने बिलीव कर लिया कि वो मॉर्फिन है, तो वो मॉर्फिन की तरह उसकी बॉडी ने रिएक्ट करना स्टार्ट कर दी और यहाँ पे एक प्लेसिबो इफेक्ट आना चालू हो गया। और ये चीज को फिर उन्होंने टाइम में लेकिन बार बार रिपीट करके भी देखा। कई बार जब सोल्जर्स इंजर्ड आते थे, प्रॉब्लम्स होती थी, उनके पास मॉर्फिन नहीं होता था, एनेस्थीसिया अगर नहीं होती थी, तो कई बार वो लोग प्लेसिबो इफेक्ट का फिर यूज करते थे लोगों को ट्रीट करने के लिए, बिना मॉर्फिन के लोगों को पेन किलर्स वाला इफेक्ट देने के लिए। और कई बार ये चीज उनके लिए काम करी। इसलिए जब वो पूरी वॉर खत्म हो गई, उसके बाद जब वापस अमेरिका है, तो उन्होंने 1955 में 15 स्टडीज पब्लिशिंग पेपर्स के ऑथर बने और उसको अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन में उन्होंने उसको पब्लिश किया, जिसके वजह से फिर दुनिया को प्लेसिबो इफेक्ट का पावर और पता चला। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके बाद उन्होंने एक मॉडल डेवलप करा मेडिकल रिसर्च में, जिसे आज हम लोग रैंडमाइज कंट्रोल्ड ट्रायल बोलते हैं, जहां पे लोगों को रैंडमली फिर असली दवा दी जाती है, आधों को नकली दवा दी जाती है, शुगर पिल्स दिए जाते हैं, और देखने के लिए यार प्लेसिबो कितना काम कर रहा है और एक्चुअल दवा कितनी काम कर रही है, ये इफेक्ट देखने के लिए फिर इसका इस ट्रायल का यूज होता है। देखो ये स्टोरी अगेन दिखाती है कि प्लेसिबो इफेक्ट कितनी पावरफुल है, जिसे डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस सब मानता है, जिसे आम लोग कई बार बिलीव बोलेंगे, दिमाग की शक्ति बोलेंगे, ये सारी चीजें हम बोल सकते हैं। मायो क्लिनिक में एक रिसर्च करी गई थी 800 लोगों के ऊपर, जो 30 साल तक की रिसर्च करी गई थी, जिसमें देखा गया ना कि जो लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड से रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक बन के रहते हैं ना, उन लोगों के जो जीने के चांसेस होते हैं वो पेसिमिस्ट लोगों से बहुत ज्यादा होता है। और ये सिर्फ मायो क्लिनिक की स्टडी नहीं थी, ये यूनिवर्सिटी में भी इससे रिलेटेड स्टडी करी गई, जिसमें उन्होंने 660 लोगों के ऊपर स्टडी करी, और ये स्टडी 50 साल के ऊपर लोगों पे देखी गई, जो 23 साल तक स्टडी चली। और स्टडी के फाइंडिंग क्या है पता है, कि जो लोग थे ना, जो इन 50 साल के ऊपर के जो लोग थे, वो पॉजिटिवली ऑप्टिमिस्टिकली अपनी लाइफ जी रहे थे ना, वो लोग ऑन एवरेज 7 साल ज्यादा जिए कंपेयर टू उन लोगों के जो लोग बहुत पेसिमिस्ट थे, जो हर चीज पे रोते थे और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में जीते थे। इनफैक्ट कुछ स्टडीज ये भी बताती है कि हाँ, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारी चीजें तो हार्मफुल है ही, बट इससे भी ज्यादा कई बार जो चीज आपको हार्म दे सकती है ना, वो है आपका बैड एटीट्यूड। इनफैक्ट ड्यूक यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च करी गई 866 लोगों पे, जो हार्ट पेशेंट्स थे, उनके ऊपर भी जब स्टडी करके देखा गया कि जो पेशेंट्स का ना पॉजिटिव एटीट्यूड था ना लाइफ का, उनका 20% ज्यादा चांस हो गए थे कि वो लोग 11 साल ज्यादा जिएंगे। 20% लोग 11 साल ज्यादा जिए, जबकि जो पेसिमिस्ट थे उन लोगों के ऐसे कोई चांसेस नहीं थे, इनफैक्ट नेगेटिव ही जा रहा था। जॉर्जिया मेडिकल कॉलेज में एक स्टडी करी गई, जिसमें देखा गया जो पेसिमिस्टिकली अपनी लाइफ जीते हैं ना, उनके ना कोरोनरी हार्ट डिजीज होने के चांसेस 5 गुना ज्यादा होते हैं कंपेयर टू उन लोगों के जो ऑप्टिमिस्ट नहीं होते हैं, पेसिमिस्ट होते हैं और उनका एटीट्यूड नेगेटिव होता है। और इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ना कि अपने एटीट्यूड पे काम करो, अपने फेथ पे काम करो, अपने बिलीफ पे काम करो। अगर आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव रहेगा, पेसिमिस्टिक अप्रोच रहेगा लाइफ को, अब हर चीज को नेगेटिवली देखने के बजाय कि नहीं ये सब नहीं होता, बकवास है, ये सारी चीजें, अगर आप एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखोगे, थोड़ा ऑप्टिमिस्ट होके ट्रायल करोगे, एटलीस्ट ट्राई करोगे, तो हाँ, आप अपना बिलीफ चेंज कर सकते हो, अपने थॉट्स चेंज कर सकते हो और अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। बिकॉज जैसे कि आपको ये डायग्राम भी दिख रहा होगा, इसका मैं इमेज डालता हूँ अभी, जब आपकी जो रियलिटी अभी है, जिससे शायद अभी आप खुश नहीं हो, इसलिए है बिकॉज आप है ना सेम थॉट्स को बार बार अपने दिमाग में लाते हो, और यूजुअली वो नेगेटिव होते हैं। तो जब आपके पास नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो क्या होता है, आप सेम चॉइसेस बार बार लेते हो। जब आप सेम चॉइसेस लेते हो तो आप सेम एक्शन और सेम बिहेवियर को रिपीट करते हो, जो आपको सेम एक्सपीरियंस देता है, जिसकी वजह से आपकी फीलिंग खराब होती है और वो आपके अगेन फिर थॉट्स को नेगेटिव करती है, और ऐसी लूप में आप फंस जाते हो। जबकि अगर आपको एक न्यू रियलिटी अपनी लाइफ में बनानी है, तो आपको अपने थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा, जो आपको फिर न्यू चॉइसेस लेने में हेल्प करेगी, न्यू एक्शंस बनेंगे, न्यू एक्सपीरियंसेस बनेंगे और न्यू फीलिंग्स बनेगी, जो आपकी नई रियलिटी आपको बनाने में हेल्प करेगी। सो कंक्लूजन ये है, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद योर थॉट्स। थॉट्स को चेंज करना। आई होप ये सारी स्टोरी से आप इंस्पायर हो गए हो, अब एक्शन लेने का टाइम आ गया। हम यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही खत्म नहीं करेंगे, हम एक्चुअल में अब भी एक्शन लेके अच्छा फील करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमको 21 डेज चैलेंज के बारे में भी आपको बताऊंगा, बट अभी मैं चाहता हूँ कि आप जहां पे भी हो, अभी कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाओ, आराम से कहीं पे बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ और सिर्फ मेरी आवाज पे ध्यान दो, और जो मैं आपको बोलता हूँ वो करो, ठीक है? चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लो और एक शांत जगह पे जाके बैठ जाओ। बैठने के बाद अपनी आंखें बंद कर लो और सिर्फ मेरी आवाज पे ध्यान दो। अब आप एक लंबी सांस लो, अब 2 बार और लंबी सांस लो,
लंबी सांस लो। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दो। अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी स्ट्रेस है, कोई टेंशन है, कहीं नेगेटिव एनर्जी लग रही है, तो उनको अपनी सांसों से निकाल दो। पॉजिटिव एनर्जी इनहेल करो और नेगेटिव एनर्जी को अपने बदन से निकालो। ये ब्रीदिंग अब आपकी स्टेट को बदल रही है। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स लाओ, जैसे कि कैसा फील होगा जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे लाइफ में, आपको कैसा लगेगा जब आपका सपना पूरा हो जाएगा। विजुअलाइज करो, क्या कोई गाड़ी है जो आपको बचपन से चाहिए थी, इमेजिन करो वो मिल जाएगी तो कैसा लगेगा। इमेजिन करो अगर आपकी हेल्थ परफेक्ट हो जाएगी तो आपको कैसा लगेगा। इमेजिन करो, फील करो कि आपकी जिंदगी के सारे स्ट्रेस, सारे टेंशन सब खत्म हो गए, आप एकदम फ्री हो गए, कोई स्ट्रेस नहीं है आपको, आप एकदम हल्का महसूस कर रहे हो। अगर आपकी जिंदगी में जितने भी टेंशन है, लाइफ के किसी भी एंगल से, किसी इंसान का टेंशन है, पैसे का टेंशन है, कुछ भी, जो भी टेंशन आपको लग रहा है आपकी लाइफ में, कुछ देर के लिए बस उस टेंशन को साइड में रख दो और सोचो वो टेंशन सब खत्म हो गई है, सारा सोल्यूशन आ गया, ऊपर वाले ने आपके सारे प्रॉब्लम्स खत्म कर दिया, तो आपको कैसा फील होगा। एक और लंबी ब्रीथ लो, उस पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करो और मैं चाहता हूं आप ग्रेटिट्यूड फील करो, शुक्र फील करो कि यार एटलीस्ट अभी अब जिंदा हो, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, क्योंकि कई सारे लोग सुन भी नहीं पाते। आप सांस ले पा रहे हो, बिकॉज कई सारे लोगों को सांस लेने भी नहीं होती है और कई सारे लोग आज जिंदा भी नहीं है, बट आपके पास ये जिंदगी है, आपके पास ये सांस है, आपके पास एक हेल्थ है, इतनी हेल्थ तो है ही कि आप उसको सुन पा रहे हो। उसके लिए ऊपर वाले को ग्रेटिट्यूड, शुक्र करो। सोचो आपकी हर दिन जिंदगी बेटर होती जा रही है। ऐसा इमेजिन करो कि सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है और इसके बाद अपने आप को बोलो कि मैं पावरफुल हूँ, मैं अपनी बॉडी को हील कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मुझे जिंदगी में सक्सेस मिल रही है, नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, मैं एक मैग्नेट की तरह अच्छी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ और बुरी चीजों को रिपल्स कर रहा हूँ। फिर से लंबी सांसें लो। पॉजिटिव फील करो, अच्छी बात कुछ सोचो, एक स्माइल करो, अपने चेहरे पे एक स्माइल लो। 3 लंबी ब्रीथ लेने के बाद अपनी आंखें खोल लो। अब कमेंट करके बताओ कि छोटा सा सेशन करने के बाद आपकी एनर्जी में चेंज आपको दिखा कि नहीं, आपके थॉट्स थोड़े पॉजिटिव आ रहे हैं कि नहीं। कमेंट करके बताना आपको अच्छा फील हुआ कि नहीं। अब देखो, वैसे तो ना इस बुक के अंदर जो मेडिटेशन टेक्निक बताई गई है वो 45 मिनट्स 1 आवर्स की है, बट मैंने आपको ना उसका एक छोटा वर्जन क्रिएट करके बता दिया, थोड़ा सा एक आइडिया दिया कि मेडिटेशन अगर आप अच्छे से कर दो, अपने स्टेट को चेंज कर दो, कैसे वो आपके थॉट्स को और आपकी फीलिंग्स को बदल सकते हैं। देखो, ट्रस्ट मी, अगर ऐसा सिंपल सा मेडिटेशन भी आप रोज करते हो तो ये चीज आपकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक इंपैक्ट लेके आएगा। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा, इस बुक के अंदर ऑथर ने ऐसी कुछ मेडिटेशन टेक्निक का यूज करके उन्होंने कई सारे लोगों की लाइफ बदली है। लोगों की लाइफ लिटरली बदल जाती है। कई सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इनको फॉलो करते हैं, जिनका नाम जोई डिस्पेंजा इस बुक के जो ऑथर है वो।